बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रगले। मैं हूँ आतिफ वक्कास और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के इस सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मुतालिक आप ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसी एरिया के अंदर से पास होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। बिल्कुल उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किसी एरिया के अंदर से पास होना मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। अगर मैं फ्लक्स को डिफाइन करूं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through an area or a surface is called magnetic flux. डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन यानी B एंड द वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया से मतलब ये है कि एरिया दैट इज इक्वल टू दिस। डियर स्टूडेंट्स, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन आमतौर पर नॉर्मल टू दैट एरिया इज्यूम की जाती है। मैंने यहाँ पे वेक्टर एरिया लिखा है। इससे मेरा मतलब ये है कि कोई एरिया है जिसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ दैट एरिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे एक सिचुएशन मैंने इस तरह बनाई हुई है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है और उस लूप का कुछ एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड A है। इस लूप का एरिया A है और इस एरिया की एक डायरेक्शन है जिसको मैंने यहाँ पर N से डिनोट की है, इट्स नॉर्मल टू दैट एरिया। इस केस में आप देख रहे हैं कि ये जो रेड लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, किसी नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट से जनरेट हुई हैं और किसी साउथ पोल में जा रही हैं। तो जब मैं इसके रास्ते में यही रेक्टेंगुलर लूप रखता हूँ तो उससे वो लाइन इस तरह पास होती है। इस केस में आप देख रहे हैं कि एरिया का वेक्टर और फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम लाइंस पास हो रही हैं। लेकिन अगर इस केस को देखा जाए कि जब मैंने एरिया वेक्टर जो कि नॉर्मल टू दैट प्लेन है, इस डायरेक्शन में है आउट ऑफ द वाइट बोर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अलोंग द सरफेस ऑफ दैट वाइट बोर्ड जा रही हैं, तो इन दोनों में एंगल 90 इज्यूम किया हुआ है। और आपको नज़र आ रहा है कि अगर प्लेन ऐसे पड़ा हुआ है और फील्ड लाइंस उसके सामने ऐसे पास हो रही हों तो उसमें से कोई लाइन पास नहीं होगी, यानी यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing to that area is maximum and that is called flux। तो यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम है और यहाँ पर फ्लक्स ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है? क्योंकि कोई भी लाइन, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और एरिया की जो डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द पेज है। सो देयर इज़ नो एनी फ्लक्स अक्रॉस दिस सरफेस।
इसी बात को हम मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं? अगर इस डिफिनीशन को देखा जाए फ्लक्स की, तो इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड द वेक्टर एरिया A। अगर मैं इसी बात को मैथमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी कि फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A। और आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है या स्केलर प्रोडक्ट जो है ये इसमें लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होती है। इसमें किसी वेक्टर का वो कंपोनेंट अहम होता है जो उस दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, इसलिए डॉट प्रोडक्ट है। और यहाँ पर फिर हम कॉस थीटा लिखते हैं, BA कॉस थीटा। पैरेललिज्म की प्रॉपर्टी है। फ्लक्स कब मैक्सिमम है? जब फील्ड लाइंस पैरेलल टू दैट नॉर्मल ऑफ द सरफेस है। सो यहाँ पर अगर मैं एंगल को 0 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ तो मुझे मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है, एंड दैट इज़ BA cos ऑफ 0 एंड दैट इज़ BA। So the flux is maximum when the angle between normal of the area and magnetic induction is 0। Dear students, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि what would be the flux if the area is held perpendicular to the field lines। तो कुछ स्टूडेंट्स इसको इस सिचुएशन के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। जब कहा जाए कि एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, इट मींस कि एरिया का नॉर्मल फील्ड लाइंस के पैरेलल है। सो खुद एरिया जो है उसका नॉर्मल उस एरिया के सरफेस या उस एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर कहा जाए कि इफ़ द सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, इफ़ द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, इफ़ द प्लेन ऑफ द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, तो इन सारी बातों का मतलब ये है कि नॉर्मल ऑफ द एरिया इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। तो ऐसे केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर कहा जाए, क्लियरली ये बताया जाए कि नॉर्मल ऑफ द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, तब आपके पास फ्लक्स 0 होगा और वो ये वाली सिचुएशन होगी, यानी फ्लक्स इन दिस केस वुड बी 0। दैट इज बिकॉज BA cos ऑफ 90 डिग्री एंड cos ऑफ 90 इज 0। तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। और इसके अलावा अगर कोई और एंगल बने सो उसके लिए फिर हम वही BA cos थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर एनी आर्बिट्रेरी एंगल। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एंगल जो है अलोंग द प्लेन गिवन होता है कि इफ़ द सो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखेंगे कि ये एंगल जो है ये दो चीज़ों के दरमियान है। द एंगल इज़ बिटवीन B एंड द नॉर्मल ऑफ द एरिया। दिस थीटा इज़ बिटवीन B एंड नॉर्मल ऑफ B। ये बात ख़ास तौर पे याद रखें, क्योंकि अगर आप इस एंगल को प्लेन के साथ इज्यूम करते हैं तो cos थीटा से रिज़ल्ट नहीं आएगा, फिर आप sin थीटा यूज़ करेंगे। बट नॉर्मली जो है कन्वेंशनली हम एंगल जो है प्लेन के साथ नहीं बल्कि नॉर्मल के साथ लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जो कि इसके हवाले से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है
कि what is the change in the angle between B and A or normal of A. What is the change in the angle between B and A? If the flux through the area is reduced to half. सो क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स के फ्लक्स चेंज किया गया है बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ कॉइल इन सम मैग्नेटिक फील्ड। पूछा यह गया है कि अगर फ्लक्स की वैल्यू अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाए तो एंगल कितना चेंज हो गया होगा। सो इनिशियली लेट सपोज वी से दैट फ्लक्स वाज phi1 and I call it BA cos of theta 1, and let's suppose I assume theta 1 to be 0 क्योंकि मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और न उसने कहा है कि ऐसा नहीं करें, और अगर कह भी दे तो हम कहाँ किसी के मानने हैं। सो आई एज्यूम दैट थीटा 1 इज 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज बी ए कॉज ऑफ थीटा 2 एंड इससे भी अब मैं थीटा 2 को अपनी मर्जी से एज्यूम नहीं कर सकता। सवाल तो ये है कि एंगल चेंज कितना हुआ है। सो हम ये करते हैं कि इस सारी सिचुएशंस को अब इस गिवन डेटा के हिसाब से रिप्रेजेंट कर देते हैं। गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा ये है कि फ्लक्स 2 इज हाफ ऑफ फ्लक्स 1। अब क्या करेंगे? फ्लक्स 2 की जगह बी ए कास थीटा 2 लिख लें। चुपत है वो लगी ये, और phi1 की जगह उसकी वैल्यू लिख लें। अब phi1 है बी ए कॉज ऑफ थीटा 1। हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई जिसमें दोनों साइड पे ये चीज़ें तो एक जैसी हैं, बी ए और बी ए, और cos थीटा 2 जो है ये किस चीज़ की इक्वल है? इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, cos ऑफ थीटा 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos ऑफ थीटा 1। What is theta 1? I had assumed that theta 1 is 0, so cos of 0 is 1। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर लूँ तो इससे 1 आ जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। cos of theta 2 is 1 divided by 2। और अब यहाँ से आप थीटा 2 कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि cos जो है 60 डिग्री पे 1/2 होता है। आप कैसे जानते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि ये आप जानते हैं। लेकिन एक तरीका मैं बता सकता हूँ, अगर आप नहीं भी जानते तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो इसको मेमोराइज कर सकते हैं पूरे टेबल को कि व्हाट इज़ cos ऑफ 0, cos ऑफ 10, cos ऑफ 15, पूरा टेबल उनको याद होता है।
लेकिन कुछ बेचारे हम जैसे होते हैं जिनको ये याद नहीं रहता कि उसे क्या क्या याद है। सो उनके लिए एक टेक्निक हम डिस्कस कर सकते हैं, और वो रूल अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ज़रा मुझे ये मिठाने दें। इस तरह है कि आप अपना हाथ बनाएं। अच्छा, तो ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये फिर सेकंड है, द द्रेमा और द सलोरमा। ले, अब यहाँ पे आप लिखें 0, यहाँ पे लिख लें 30, यहाँ पे लिख लें 45, यहाँ पे लिख लें 60 और यहाँ पे 90। अब मैं 3 स्टेप्स लिख लेता हूँ। चूज द एंगल, इनमें से एंगल चूज करो। दूसरा स्टेप, काउंट द फिंगर्स ऑन राइट ऑफ द चोजन। and call it N. इसको कोई नाम दे दो N. And then in third step, calculate N by 4 square root, और जो है cos थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, cos थीटा। मैं अपने हाथ को इस तरह रख लेता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एंगल चूज़ करता हूँ। लेट सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि cos ऑफ 60 क्या है, तो मैं ये उंगली चूज़ कर लेता हूँ और फिर दूसरे स्टेप में मैंने उसकी राइट पर काउंट करना है कि कितनी फिंगर्स हैं। अब अगर ये मेरा चोज़न एंगल है तो उसकी राइट पर जो है सिर्फ 1 फिंगर है और उसी को मैं n कहूँगा। सो n इज इक्वल टू 1, और फिर क्या करूँगा, उसको 4 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। सो व्हाट इज़ 1 by 4 अंडर द रूट, and this gives me 1 by 2. So cos of 60 is 1 by 2. फिर इस तरह आप ये देखना चाहते हैं कि what is cos of 45, तो फिर आप 2 by 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे and that is 1 by 2 under the root. फिर अगर आप ये देखना चाहते हैं what is cos of 0, तो फिर कितनी फिंगर्स राइट में हैं, 4, और आपने फिर 4 by 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। सो इस तरीके से आप बग़ैर कैलकुलेटर के cos थीटा फाइंड कर सकते हैं। द सेम कैन बी डन फॉर द sin थीटा, लेकिन एक चेंज के साथ। sin थीटा के लिए अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट लिखना है, उसके लिए फिर आप लेफ्ट पे काउंट करेंगे फिंगर्स। यानी साइन ऑफ 60 क्या होगा, 1 2 3 डिवाइड बाई 4 और होल अंडर द रूट, सो इट इज़ 3 by 2। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मैंने इसलिए कहा था कि थीटा जो है दैट इज़ 60 डिग्री। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसकी यूनिट्स की तरफ जाऊँगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट्स क्या हैं और ये जो है कितनी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसे,
ठीक है। यूनिट्स इसकी जो है आमतौर पे जो है SI यूनिट इसका वेबर है। सो 1 वेबर इज़ इक्वल टू, ये किस चीज़ की इक्वल होगा, इसके लिए अभी आपने फार्मूला लिखा था कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स BA कॉस थीटा इसकी इक्वल है। सो कॉस थीटा की तो वो तो चूंकि एक रेशो है, उसकी कोई यूनिट्स नहीं होती। B का यूनिट हमारे पास है टेस्ला, और एम्पियर जो है सॉरी एरिया जो है उसका यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वेबर इज़ 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। या आप टेस्ला की जगह, जैसा कि आप जानते हैं कि इट इज़ F डिवाइडेड बाई IL, ये क्या है, जाहिर है आप जानते हैं कि इट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स पर यूनिट एम्पियर मीटर। सो इसकी वैल्यू जो है आप जानते हैं, फोर्स का यूनिट N है, करंट का यूनिट एम्पियर है और लेंथ का यूनिट मीटर है। अगर इसकी जगह सब्स्टिट्यूट की जाए तो हमारे पास आ जाता है 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई एम्पियर मीटर, ऊपर मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर इस मीटर के साथ कैंसिल, एंड वी गेट 1 न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स, दैट इज 1 वेबर. And now if I'm interested in the dimensions of flux, so what are the dimensions of flux, magnetic flux? डायमेंशंस इसकी क्या हो जाएंगी? अगर मैं यहाँ पर फ्लक्स लिखूँ तो न्यूटन है, फोर्स का है यूनिट, फोर्स का यूनिट है, तो इसकी जगह मैं फोर्स की डायमेंशंस लिखूँगा ml स्क्वायर t n न्यूटन है, फोर्स का यूनिट है, इसकी जगह मैं फोर्स की डायमेंशंस लिखूँगा mlt-2। मीटर लेंथ का यूनिट है, इसकी जगह मैं L लिखूँगा, और एम्पियर करंट की डायमेंशंस है, करंट का यूनिट है, तो इसकी जगह A भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह I भी लिख सकता हूँ। तो अभी जो है इसके लिए I यूज़ होता है, तो मैं इसकी जगह I लिखूँगा, लेकिन पुरानी बुक्स में इसके लिए A यूज़ होता है, तो आप इसके लिए A लिख लेते हैं। अब जो खरल अक़ीदे कम तरफ न तक, बहरहाल मैं यहाँ पर जो है वो लेटेस्ट कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ जो हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है, एंड दैट इज़ I. सो I गेट ml स्क्वायर t-2I। चलो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वो सब का वही ml स्क्वायर t-2 पर एम्पियर। यहाँ से एक इंतहाई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकती है, एंड दैट इज़ कि ml स्क्वायर t-2 एनर्जी है, और एम्पियर इनवर्स जो है वो पर यूनिट करंट है। तो ये क्या चीज़ है कि एनर्जी पर यूनिट करंट? अब या ये एनर्जी है या फिर ये टार्क की डायमेंशंस भी तो हैं, तो क्या ये टार्क पर यूनिट करंट कोई चीज़ है या एनर्जी पर यूनिट करंट कोई वैल्यू है? बहरहाल इस पे सोचा जा सकता है, एंड जो सोचते नहीं हैं मैं हैरान हूँ कि वो हैं क्यों, क्योंकि सोचते सिर्फ ज़िंदा लोग हैं, और जो सोचते नहीं हैं वो शायद ख़ुद को ज़िंदा समझते हों, पर वो एक्चुअली दे आर नॉन लिविंग। सो इसके बाद क्या किया जा सकता है? मना हो बस थी, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी।
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो डेंसिटी भाई कई तरह से हो सकती है। मास डेंसिटी, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डेंसिटी वन डायमेंशनल केस में हम पर यूनिट लेंथ लेते हैं, टू डायमेंशनल केस में हम पर यूनिट एरिया लेते हैं, थ्री डायमेंशनल केस में हम पर यूनिट वॉल्यूम भी ले सकते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किसी एरिया से पास होना डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया का दरमियान में काटा ही ख़त्म हो जाता है। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एंड इफ़ वी सी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्लक्स per unit area. So magnetic flux per unit area is actually B, and you can see it from here कि जैसा कि आपने कुछ देर पहले देखा कि दैट इज़ बी ए, मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए है, और मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ इस केस में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया पे डिवाइड करेंगे, यू गेट बी। यहाँ से एक बात और मेरे पास आ जाती, और वो ये कि टेस्ला की एक और डिफिनीशन इन टर्म्स ऑफ वेबर आप कर सकते हैं। यानी एक तो इसका यूनिट टेस्ला है और दूसरा इसका यूनिट हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो ये बातें याद रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। कहीं नो मुँह से चलू को खुदा अल्लाह देता सो खुशहाल लरी। अल्लाह हाफिज़।